डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन सितंबर, जिसे बिहार बोर्ड ने लिया था और अब हर महीने आपके कॉलेज में आपका मंथली एग्ज़ाम हुआ करेगा। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास 12 का हम लोग पेपर ले रहे हैं अभी। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ देखने वाले हैं, 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। और अब से जो भी मंथली एग्ज़ाम होगा या जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा आपका, या जो मॉडल पेपर आएगा, या प्रीवियस ईयर 2008 से लेके 2023 तक का जो भी क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव का, सबको 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप परफेक्ट जगह पे आए हैं। इससे पहले पिछले साल या इससे 3 साल पहले जो भी गेस्ट पेपर यहाँ से दिया गया है 100% उसी का अंदर से आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी वहीं से आए। किसी ना किसी साल ऐसा ज़रूर होगा कि उसमें से ना आए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 4 सालों में ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी यहाँ से दिया गया है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसी के अंदर से क्वेश्चन पेपर आया है। इस बार भी मेरी कोशिश है, 100% तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूर रहेगी कि इस बार भी हर क्वेश्चन यहाँ से आए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। सिवान में पिछली बार जो 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 2023 के एग्ज़ाम में, किसी भी टीचर का पूरी तरह सही नहीं था। चाहे कितना भी बड़ा स्टार बनता हो सिवान का सूडो स्टार, लेकिन किसी भी टीचर का 70 क्वेश्चन गलत नहीं था। जो बड़े बड़े स्टार बन के बैठे हुए हैं, 12 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, किसी का 5 गलत, किसी का 3 गलत, और मेरे पास पढ़ा हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बात श्योर है कि यहाँ पे आप आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव का जो भी या सब्जेक्टिव का जो भी मिलेगा आपको, उसके लिए आप श्योर हो जाइए कि एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। और बड़े बड़े चैनल पे मैं देखता हूँ कि ऑब्जेक्टिव गलत टिक करा के निकल जाते हैं। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराया जाएगा। और अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे ऑब्जेक्टिव में, तो नींद में मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव, ये मेरा वादा है आपसे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है, कहते हैं द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जिसका भी पेपर है उसने बिल्कुल सही ऑप्शन मारा हुआ है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप इज द राइट आंसर एंड द ऑप्शन विल बी बी। ये डी पे भी चला गया, लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन इज बी। बी इज द राइट ऑप्शन। विद्युत दर्शी कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्कोप, और हम इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो आवेशित कण, प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है और ये आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे गए हैं। इनके बीच लगने वाला कूलम फोर्स होगा। 2 चार्ज पार्टिकल्स each of 2 माइक्रोकूलम चार्ज are separated by a distance of 0.5 meter in a free space. The coulomb force between them is। चेक कर लेते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9। ये है 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 2 4, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर -12। ओके, 9 इंटू 10 का पावर 9, ये रहा के का वैल्यू। के को भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। अब लिखना पड़ेगा 2 माइक्रोकूलम का मतलब हुआ 2 इंटू 10 का पावर -6, और ये 2 बार है तो एक बार और लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10 का पावर -6 ओके, बटे में 0.5 का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5 लिख दिया जाए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये हुआ 2 इंटू 2 4,
4 और 9, 9 इंटू 4 36, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36, और 36 0.5 का मतलब होता है 1/2, और ये भी 0.2 का मतलब हुआ, 0.2 का मतलब 1/2, 1/2, सो 1 यहीं रह जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और इसका भी 1 यहीं रह जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर और 4 पहुंचा। सो 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 होता है 144, सो 144, 36 इंटू 4 144 हो गया, इंटू 10 का पावर -6 हो गया, -12 में से 9 निकल गया, -3, 10 का पावर -3 न्यूटन। सो 3 जीरो माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 0.144। सो 0.144, हाँ सी ऑप्शन है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आप अच्छे से अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। So the correct option is C, 0.144 न्यूटन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है? Which of the following figures represent the electric field lines due to single positive charge? तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर ये चार्ज है तो इसको चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड। जो दूसरा फिगर दिखा रहा है क्वेश्चन में, वो फिगर निगेटिव के लिए है, निगेटिव में अंदर आता हुआ चार्ज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, और जिसका भी पेपर है उसने सही ऑप्शन मारा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके, इनटू एरिया के लिए हम एरिया के लिए लिखते हैं L2। फोर्स का होता है MLT-2, और यहाँ पे L2 है, बटे में आया Q का होता है AT, चार्ज का AT होता है। सो ML3, ओके, ML है यहाँ पे और यहाँ पे L2 है, तो L3 ML3, और ऊपर T-2 एक, नीचे से T जाएगा तो T-3 करेगा, और A ऊपर जाएगा तो A-1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ML3 T-3 A-1, A-1, ML3 T-3 A-1। अच्छा, M पर 1 दिया है, नो प्रॉब्लम, M पर 1 दिया जाए या ना दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जिसका भी है उसने B पर जो ऑप्शन मारा है वो बिल्कुल सही है। सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। इरेज कर देता हूँ, आप कर लेंगे, ऐसे करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और एरिया के लिए L2 लिख दिया मैंने, और यहाँ से फोर्स का MLT-2, और यहाँ से L2, और चार्ज का होता है AT, और आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे AT को तो हो जाएगा ML3 T-3 A-1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन पे 180 डिग्री होता है। सो परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा, ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, -Q से +Q, और ये है परपेंडिकुलर प्लेन, और यहाँ पे जो ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और जो आपका डायरेक्शन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर निकलता है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। सो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट का मीनिंग क्या हुआ? 180 डिग्री, ये इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, सो 180 डिग्रीज। सो 180 डिग्रीज इज द राइट ऑप्शन। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो साइन कंपोनेंट होता है एक दूसरे को कैंसिल करता है, और इसके वजह से कॉस के वजह से मिलता है। सो दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सो
180 डिग्री, 180 डिग्री इज़ द राइट ऑप्शन। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसमें 180 डिग्री का फ़र्क है, अपोजिट डायरेक्शन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। सो फिफ्थ इज़ द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर वैद्युतिकी के गॉस नियम में शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या है? What is the nature of Gaussian surface involved in Gauss law of electrostatics? सो गॉस लॉ में जो सरफेस इन्वॉल्व रहता है, आप लोग एरिया वेक्टर निकालते हो। सो डायरेक्टली बिना सोचे एरिया वेक्टर मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, अगर मैं एक सिलेंडर ही ले लेता हूँ तो ये टॉप सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे रहता है, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे या ऐसे, और बॉटम सरफेस का ऐसे। सो एरिया का एरिया वेक्टर होता है। डैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेक्टर। Let's move on to the next question. Next question is, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युतीय विभव V के बीच संबंध है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसको हम E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर या डी वी अपॉन डी एल कहते हैं। डी वी अपॉन डी आर, कहीं कहीं एक्स भी लिखा होता है। सो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर या माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। सो डैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दर्शाए गए समानांतर प्लेट संधारित्र का कुल आवेश है। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लस क्यू और माइनस क्यू दिखाया गया, तो टोटल चार्ज जीरो होता है इसका। सो टोटल चार्ज इज ज़ीरो, नेट चार्ज इज ज़ीरो, टोटल चार्ज। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उसकी धारिता, when a dielectric substance is inserted between the plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance, तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाती है। सो इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बढ़ती है। इसका सही है, जिसने भी मारा है, जिसका पेपर है उसका ये भी क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब वह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। सो कॉस 180 का मान होता है -1। सो -1 और एक माइनस जो पहले है, माइनस माइनस प्लस होके ये पी ही हो जाएगा, और तभी ये मैक्सिमम होता है। क्योंकि अगर cos 0 लेंगे, cos 0 1 होगा तो भी माइनस पी मिनिमम हो जाएगा, और अगर 90 लेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम के लिए आपको cos 180 लेना पड़ेगा। सो थीटा शुड बी 180, क्योंकि यहाँ पे लीजिएगा आप माइनस पी ई और cos 180 -1, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पी ई, यू इक्वल टू पी, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 180 डिग्रीज कौन सा ऑप्शन है? बी। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, 180 डिग्रीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लगेगा क्योंकि आराम आराम से समझाया जा रहा है, इसलिए इट टेक्स सम टाइम। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डैट। अगर आराम आराम जल्दी जल्दी किया जाए तो हो जाएगा, लेकिन समझा के करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वन डी ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। वन डी ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन यूज टू बिल्ड अप, एकदम सही ऑप्शन मारी है, हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, यानी हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। सो हाई वोल्टेज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है? संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय a capacitor? Which of the following is blocked by a capacitor? Question number 12.
सो क्वेश्चन नंबर 12 एकदम देखते देखते मार दीजिएगा DC, सो इट ब्लॉक्स द DC करंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज। सो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू W/Q। सो बोल रहा है पोटेंशियल 1 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, इसको अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे बच जाएगा W, क्योंकि मैंने Q को क्रॉस शिफ्टिंग करके V के साथ भेज दिया है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, सो 1 इंटू 1.6 ही रहेगा। सो 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये जूल में आ जाएगा। सो वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। सो इसका ऑप्शन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। एकदम सही ऑप्शन हमारी है ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी है। ओके, नेक्स्ट। विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लाइंग ऑन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। यहाँ पे ये ऐसे बनता है, ये -Q और ये +Q, ये दोनों के बीच L और ये L 2L रहता है और R डिस्टेंस पे ये है। सो ये डिस्टेंस निकलता है R² प्लस L² का अंडर रूट और ये डिस्टेंस भी निकलता है R² प्लस L² का अंडर रूट। पोटेंशियल विथ साइन लेते हैं हम लोग। सो विथ साइन लेंगे तो इसके कारण माइनस और इसके कारण प्लस, टोटल जोड़ने पे 0 आ जाता है। सो तो पोटेंशियल एक इक्वेटोरियल प्लेन पे या परपेंडिकुलर प्लेन पे 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है और प्लस के वजह से, प्लस चार्ज की वजह से प्लस होता है पोटेंशियल और माइनस चार्ज के कारण माइनस होता है। सो प्लस और माइनस दोनों के कारण बराबर ही है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है इसीलिए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिशा डायरेक्शन, आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दिस। सो ये सब ही ऑप्शन सही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बताती हैं, ज़्यादा रहेंगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखेगा और दिशा तो दिखाती ही हैं। आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज, हाँ प्लस रहेगा तो बाहर निकलता हुआ, माइनस रहेगा तो अंदर आता हुआ। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। मुक्त स्थान की परागम्यता का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक है। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है। सो एप्सिलॉन नॉट का ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। ये होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4πf इंटू Q1 Q2/R²। सो Q1 Q2 ऊपर है, मतलब कूलम स्क्वायर ऊपर हो गया, बटे में फोर्स 4π का तो कोई यूनिट नहीं होगा, कूलम स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो यहाँ पे है। एक और इसका यूनिट होता है, मैं बता दूँ आपको, फैराड पर मीटर भी रहता है। सो फैराड पर मीटर भी याद रखिएगा। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फैराड पर मीटर भी होता है और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो यहाँ आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो ये परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसमें देर इज नो पैरेलल कंपोनेंट, सो डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस।
सो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मारी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है। इस पर अनुभव किए जाने वाला बल, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इट एक्सपीरियंसेज अ फोर्स ऑफ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जगह पे ई लिख देते हैं, ई इंटू कैपिटल ई। सो ई इंटू कैपिटल ई बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया गया है। सो ई इंटू ई। ओके, असल में ये फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू ई। मैंने पीछे जो फॉर्मूला लिखा था ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यहीं से लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कितने पर रखे गए हैं, 100 एंगस्ट्रम की दूरी पर रखे गए हैं। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 point charges of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by a distance of 100 angstrom. The electric dipole moment is, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2QL। सो P इज इक्वल टू 2Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 का पावर -6, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 100 एंगस्ट्रम। सो ये हो जाएगा 100 और एंगस्ट्रम होता है 10 का पावर -10। ओके, सो ये हो जाएगा -6 और -10, -16, -16 में से ये 2 जीरो कम हुआ तो -14, 2 इंटू 10 का पावर -14। सो यहाँ पे 2 नहीं दिया है तो 10 का पावर -14 कूलम मीटर मार देंगे हम लोग। इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, ये भी याद रखिएगा। 2QL फॉर्मूला है 2QL, P इज इक्वल टू 2QL। सो 2 तो एक नंबर है, चार्ज का यूनिट कूलम, और ये L है, लेंथ है, मीटर, कूलम मीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 10 का पावर -14। एक्चुअली में आ रहा है 2 इंटू 10 का पावर -14, लेकिन इसमें सिर्फ 10 का पावर -14 दिया है, तो उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 10 का पावर -14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अनंत गैर संवाहक पतली शीट के कारण शीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली नॉन कंडक्टिंग, अच्छा देयर शीट लिख दिया, थिन शीट एट एनी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द शीट। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मारा जाए कि E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मारा जाए। सो यहाँ पे पूछा है एक्सटीरियर पॉइंट पे दो प्लेट्स के बीच में रहता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये जो ऑप्शन लगाया गया है ये सही नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही है, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक पॉइंट पे पूछ रहा है, दोनों के बीच में क्या आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग भी है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है। गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। ए स्फेरिकल सरफेस इंक्लूजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फेरिकल सरफेस इज। ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे होगा देखिए, ये एक सरफेस है, इसमें एक डायपोल रखा गया है, तो -Q और +Q, और फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। सो Q टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है, Q टाइम्स ऑफ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये जो टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, क्योंकि -Q और +Q क्या बनाता है, 0। तो जब चार्ज ही 0 हो गया, 0 बाई एनीथिंग गिव्स 0, सो इसीलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 22, 1 वोल्ट समतुल्य है, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। वोल्ट असल में होता क्या है ये देख लेते हैं। वोल्ट बोलते हैं हम लोग V इक्वल टू W अपॉन Q। W होता है जूल और ये होता है कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम, सो जूल पर कूलम। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत मारी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसका पेपर है उसने गलत लगाया है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
Let's move on to the question number 23. Okay, 23 says एकांक आवेश को समविभवी सतह को एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य. The work done to move a unit charge along an equipotential surface from P to Q is. ये क्वेश्चन अच्छा है. ये क्वेश्चन थ्योरी में बताया जाता है कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे देख के ज़ीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है. सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाइएगा, V1 माइनस V2 ज़ीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे आप क्या प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? It's a property of equipotential surface that to move a charge from one point to another point the work done is zero. ये तो प्रॉपर्टी में भी हम लोग लिखा देते हैं. So 0 is the correct option. Option number B. Let's move on to the question number 24. निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? Which among the following is an example of polar molecule? पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिनके प्लस और माइनस आपस में कोइंसाइड नहीं करते. इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल के. सो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स होते हैं HCl, CO, H2O, NH3. लिख लीजिए, HCl, CO, H2O, NH3. ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं. और नॉन पोलर के भी बता देता हूं मैं. तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका? HCl है. सही ऑप्शन लगाइए. HCl इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नॉन पोलर. ये नहीं है क्वेश्चन, फिर भी जान लीजिए. नॉन पोलर में अगर आएगा आपको तो H2 हो जाता है, N2 हो जाता है, O2 हो जाता है, CO2 हो जाता है, CH4 हो जाता है. सो ऐसे कुछ नॉन पोलर भी आप लगा सकते हो, बट हियर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? HCl. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25. किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होता है. द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज. एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर ये एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. सो एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है. द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. एप्सिलॉन एम नहीं लिखा है मीडियम के लिए, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है. सो एप्सिलॉन एम बाई ये वाला यहाँ से देखिएगा आप, तो मैंने एप्सिलॉन एम लिया है मीडियम के लिए और यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26. 26 इज हलवा. इट्स वेरी 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 इजी. आवेश की बीमा होती है. ऊपर मैंने बताया था चार्ज का 80. सो चार्ज का 80 होता है. ओके, और जिनको नहीं मालूम है वो देख लें. Q इज इक्वल टू IT होता है, क्योंकि I इक्वल टू Q अपॉन T. सो Q इज इक्वल टू I करंट के लिए A लिखते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं, 80. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज धातु के लिए परावैद्युत नियतांक होता है. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल? धातु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो इनफाइनाइट. इसका ऑप्शन 0 मारा गया है, गलत है. इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट इज द करेक्ट ऑप्शन. जो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है. ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो. द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, ऊपर मैंने यूज़ भी किया था अगर आपको याद हो, 9 × 10⁻9. ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट के उल्टा यूनिट होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कूलम स्क्वायर नीचे. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो 9 × 10⁻9 होता है. 9 × 10⁻9 प्लस में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30. दैट इज द लास्ट वन. निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर? अच्छा, बिल्कुल सही लगाया गया है, एबोनाइट. एबोनाइट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो इस तरह से हमने आपके 30 क्वेश्चन को बारी बारी से देखा. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं और बोलिए कि पूरे एग्ज़ाम में मैं आपके साथ बना रहूँगा. किसी तरह का कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है, इवन ब्रिलियंट वगैरह सभी लड़के ख़रीद लेते हैं. ब्रिलियंट में भी ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन पूरी तरह सही नहीं रहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा. प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, या एक ऑप्शन गलत हो गया तो सारा गलत हो जाता है. क्वेश्चन उसमें अच्छे रहते हैं लेकिन
ऑप्शन अच्छा नहीं रहता और आंसर भी अच्छा नहीं रहता। सो बेटर कि आप किसी अच्छे टीचर से पूछ लें, या यहाँ पे आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपका कमेंट को आंसर किया जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ query, so for any query you can reach up to 7050602786. So for any query you can reach us at 7050602786. So see you again next video lecture. Thank you so much.